Tippy tippy tap, what color do I want? So ma'am wants pink. Okay, pink. तो पिंक आया तो मुझे क्लू देना चाहिए, आप लोगों को पिंक से रिलेटेड कुछ बताना चाहिए। मैं रेस्पिरेशन आज पढ़ाने वाली हूँ और ठीक है, मैं ना आपको ना एक बात बताती हूँ। हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ना, मैं आपको एक सरप्राइज बताऊंगी जो मुझे पिंक से ध्यान आया। आप लोगों को लगता है कि हर किसी का ब्लड रेड होता होगा। आज ना मैं आपके साथ एक ऐसा फैक्ट लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हर किसी का ब्लड रेड नहीं होता, और वो किसका ब्लड रेड नहीं होता वो आपके लिए सरप्राइज है। वो हम लेक्चर में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, ठीक है बच्चों। और ये वाला कलर जो ये वाला गेम, ये मैम का फेवरेट हुआ करता था। जब मैम पूरे अच्छे से आई कार्ड लगा के, बेल्ट लगा के और अच्छे से बालों को पीछे अच्छे से, मम्मा छोटे छोटे बाल हुआ करते थे बॉय कट, और मम्मा अच्छे से उनको कॉम करके भेजा करती थी। छुटकू सी हुआ करती थी। मैं सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में मैं तब ये खिला करती थी, बनवा बनवा के। बनाना मुझे कभी नहीं आता था, बनवाया मैंने हमेशा अपने फ्रेंड से। और बस कलर्स इसमें अलग अलग भर के पूरे दिन ऐसे करते रहना, टिप्पी टिप्पी टैप। आप में से कौन कौन अभी ये खेलता है और किस किस को पसंद है, किस किस को बनाना आता है? सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में बताओ किस किस को बनाना आता है और कौन कौन इसे अभी अभी खेलता है। यार अगर आप लोगों को बनाना आता है ना, श्योरली आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट आप लोगों का बहुत अच्छा है। और क्या क्या चीज़ आप बनाते हैं इस तरीके के, और कौन कौन से गेम है मेरे को ध्यान दिलाइए। मेरे को भी याद है कि क्या वो मैं भी खेलती थी क्या, या मेरे को भी पसंद है क्या, तो हम शेयर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स में बताएं मेरे को बच्चों। और हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस, पिंक से ही मैम जुनून बैच का जुनून खेलाई है। पिंक तो सब लड़कियों का फेवरेट होता है बाय डिफॉल्ट। मेरा कोई और कलर भी फेवरेट है, पिंक तो बहुत पसंद है, ठीक है, सिंस आई एम अ गर्ल। तो चलते हैं अपने, हम नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं आज, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ते हुए कितने सारे बच्चों, कितना मजा आ रहा है। और मजा मेरे को इसलिए आ रहा है क्योंकि सिंस ये रिकॉर्डेड होने के बाद भी आप लोग इतने इंटरैक्टिव हैं, मुझे इतने अच्छी तरीके से आप लोग कमेंट्स में सब कुछ पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं। अच्छा, पहले मैं कुछ डाउट्स, आगे जाने से पहले ना मैं कुछ डाउट्स आप लोग बच्चों के आ रहे थे। जैसे कोई मुझसे पूछ रहा था कि ओमनीवोर क्या होता है। बेटा हमारे पास तीन चीज थी, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, अर्बीवोर्स, जो सिर्फ प्लांट खाते थे। वोर्स मतलब फीड, अर्ब्स मतलब प्लांट, स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। कार्निवोर्स जो कि फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते थे, ठीक है। फिर होता है ओमनीवोर जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी और क्या, एनिमल्स भी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स आपके, है ना बेटा। फिर कोई मुझसे पूछ रहा था तो मैम फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या काम। सनलाइट बेटा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहाँ ट्रैप हो रही थी? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल कहाँ था? लीव्स में प्रेजेंट था ना। मैम ने बताया था एक वेसल की तरह ट्रीट करो उसे, और वो कटोरा की तरह ट्रीट करोगे तो वो सनलाइट को ट्रैप कर रही थी। चार कौन कौन सी चीजें थी? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर सोर्स, एयर से ले रहे थे हम, गैसियस सोर्स था, ह्यूमन बीइंग्स एक्सपेल आउट करते हैं। फिर था सनलाइट, लाइट जो हम सन से ले रहे थे। वाटर जो रूट्स, हमने पढ़ के भी आए हैं, हम सॉइल में पढ़ा हमने, कहाँ से ले रहा था वाटर? रूट्स से निकाल रहा है ना, रूट्स उसकी अंडरग्राउंड, पूरा पढ़ा है हमने सॉइल में, कहाँ से वाटर अंडरग्राउंड आता है, रूट्स कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये और क्लोरोफिल पिगमेंट जो आपके लीव्स, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट थी, ठीक है। कोई मुझसे पूछ रहा था ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं। बेटा ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चा। और भी अगर आपके डाउट्स हैं इस चैप्टर के, तो डाउट्स आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। जो मैम क्विज पूछेंगी, क्वेश्चंस पूछेंगी, वो सब के आप मुझे कमेंट्स में आंसर देंगे। प्लस अगर पीछे भी चैप्टर्स के कोई भी डाउट आ रहे हैं, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज डू आस्क मी, कीप इंटरैक्टिंग, तभी तो मजा आएगा। और गेम याद रखना, मुझे कोई अच्छा सा गेम बताना है आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो मूविंग अहेड, हम अपना लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा चैप्टर नेम है रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन क्या है और किस में देखना है हमें? ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? क्या होता है बेटा ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स हम हैं,
क्या ट्री ऑर्गेनिज्म है? ना मत कहते ना कोई सा भी, न्यूट्रिशन एंड प्लांट पढ़ के आए हैं। बिल्कुल लिविंग, एवरी लिविंग बीइंग इज व्हाट इज कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्लांट्स हो गए आपके, एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल लिविंग बीइंग है भाई। ठीक है, वो सब लिविंग बीइंग जो लिविंग की कैटेगरी में आता है। वायरस है, कंट्रोवर्शियल था, बॉर्डर लाइन पे है, ना लिविंग ना नॉन लिविंग। आपके बैक्टीरिया लिविंग है, बिल्कुल है भाई, सेल है, लिविंग ही तो था। तो ये सब ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया तो आपका यूनिसेल, एक सेल का हो गया, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गए। तो चाहे एक सेल हो, अनेक सेल हो, ऑर्गेनिज्म सब है। तो हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन देखेंगे। अब रेस्पिरेशन सब में क्यों देखेंगे भाई? सबके सब अपनी नाक से, नोज से ही रेस्पायर करते होंगे, ब्रीथ करते होंगे। सबसे पहले तो सिर्फ ब्रीदिंग रेस्पिरेशन है, कौन कौन मानता है ये चीज? मुझे कमेंट्स में बताओ, ये मिथ भी आज बस्ट होगा। फिर अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न देखें तो हम तो सोचते हैं बाय डिफॉल्ट अगर हम नोज, अपने नोज पैसेज से ब्रीथ करते हैं तो सबके पास नोज ही होती होगी। क्यों भाई, फिश के पास क्या नोज होती है? सबके पास नहीं बेटा, सिर्फ ये हमारा प्रोसेस है। बाकी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके हैं। अब जो यूनिसेल है, एक अमीबा है या एक बैक्टीरिया है, उसके पास तो कोई डिफाइंड फीचर्स नहीं है, थे ही नहीं। वो किस तरीके से फिर रेस्पायर करेगा भाई? रेस्पायर तो कर रहा होगा, ब्रीदिंग तो कर रहा होगा, क्योंकि अगर लिविंग है तो उसे ये सब प्रोसेस तो वो कर रहा होगा। ये सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस के थे ना, बताया था मैम ने लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, राइट? जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब पढ़ेंगे हम अलग अलग चैप्टर्स में। रिप्रोडक्शन, फिर आपका क्या बेटा? ठीक है, एक्सक्रीशन, ठीक है, ये सब आपके लाइफ प्रोसेस हैं। तो अगर हर ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस पार्ट प्ले कर रहे हैं तभी वो लिविंग है। ठीक है, और सब में, अभी ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, चैप्टर की ये थीम ही है कि हम हर ऑर्गेनिज्म का अगर अलग अलग ब्रीदिंग पैटर्न पढ़ रहे हैं तो सब सिर्फ नोज से नहीं लेते। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि बाकी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जिसे आप डेली लाइफ में अपने आसपास भी देखते होंगे, वो कितनी अलग तरीके से सांस लेते हैं। जरूरी नहीं कि कोई ऐसा सा ही, मतलब एकदम ऐसा सा एनिमल जो आपने नहीं देखा या आप टीवी में देखते हैं इसी तरीके से, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो मूविंग अहेड, सबसे पहले तो हम रेस्पिरेशन ही देखेंगे बेटा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम कितने तरह की रेस्पिरेशंस है ये देख लेंगे। ठीक है, फिर ब्रीदिंग देख लेंगे। अब बेटा जैसे मैंने एक चैप्टर में आपको बताया था, वेदर क्लाइमेट में वेदर देख रहे थे, क्लाइमेट देख रहे थे, कंफ्यूज क्या करते हैं, वेदर क्लाइमेट को हम एक ही तरह यूज कर देते थे पहले, पर अब तो नहीं करेंगे क्योंकि अब तो मैम ने हमें बता दिया है, अब तो हम कंफ्यूज नहीं हो रहे। तो अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम रेस्पिरेशन भी पढ़ रहे हैं, फिर हम ब्रीदिंग भी पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता होगा। सिनोनिमस तो कंप्लीटली है नहीं दोनों, देखते हैं आगे। फिर उसके बाद हम मैकेनिज्म, किस तरीके से ब्रीद करते हैं, जैसे मैम बता रही है अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे ब्रीद करते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रीदिंग किसकी? एनिमल्स, अदर एनिमल्स का बता चुकी है मैम, अंडर वाटर हर तरीके के एनिमल्स, इवन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स भी तो माइक्रो नहीं बेटा, ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ब्रीदिंग अंडर वाटर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, हाँ जी, सारे ऑर्गेनिज्म, ये नाम लायन टेल्ड, क्या नाम था? पढ़ के आए हो बेटा, सब पढ़ के आए हो आप। क्या नाम था इसका, पूरा नाम मुझे बताओ। वेदर में हम पढ़ के आए ना, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन में। हाँ जी, ये क्या था भाई साहब? रेड आइड फ्रॉग। हाँ जी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये सर टूकान। देखो आपकी मैम रिवीजन कराती है हर चैप्टर में, पीछे की भी। देन ये हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, याद आया कुछ? याद बेटा आ रहा होगा अगर लेक्चर अच्छे से देखा है। हमारे जी लायन, और ये तो हमारे एथलीट्स। आप कौन कौन रेसिंग करता है? कौन कौन रेसिंग करता है? भागता कौन है? और अच्छा स्पीड से कौन भागता है? अपने स्कूल में कौन मतलब अच्छे से रेसिंग में पार्टिसिपेट करके जीतता है? और नहीं भी जीतता तो भी पार्टिसिपेट कौन करता है? कार्डियो एक्सरसाइज। ठीक है जी, सबसे पहले हम रेस्पिरेशन पे, हम ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले जी बात कर लेते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स की।
ऑर्गेनिजम्स में अपनी बात कर लेते हैं। पहले अपने आप को, अपने अंदर झांकना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हम अलग अलग लोगों पे जाते हैं तो अच्छा रहेगा। पहले अपने आप को देख ले। तो बेटा अब ये आपके सामने हम न्यूट्रिशन में हमने कौन सा लाइफ प्रोसेस पढ़ा था? डाइजेशन पढ़ा था। अब लाइफ प्रोसेस क्यों बेटा? अब अगर एक सेल है तो वो तो एक ही सेल है, पूरी तरीके से सरफेस से कांटेक्ट में है, उसको तो अलग से नाक हाथ पैर नहीं चाहिए, उसको तो भाई जो चाहिए सरफेस से लिया, सरफेस पे दे दिया, ठीक है। पर अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, एक सेल से कई सेल बनी तो हम बने। अब हम तो पूरी तरीके से सरफेस के टच में नहीं है। हम किस तरीके से सरफेस के टच में है बेटा? हम पैरों के थ्रू हैं। अब पैर से हम खा तो नहीं सकते, ब्रीथ तो नहीं कर सकते, ब्रीथ आउट तो नहीं कर सकते, है ना। अब उसके लिए क्या अब उस वजह से हमें भाई अलग अलग स्पेशलाइज्ड, मतलब उस चीज के लिए उपयोगी एक स्ट्रक्चर जरूरी है। तो उस चीज के लिए जो उपयोगी स्ट्रक्चर हमें जरूरी है उनको हम क्या कह रहे हैं? वो ऑर्गन सिस्टम्स। जैसे कि अब रेस्पिरेशन के लिए पूरा सिर्फ नोज नहीं बेटा, अंदर पूरा सिस्टम है, तो नोज तो बाहर दिख गई आपको। आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में देखा था। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम देखेंगे आगे। उसके बाद आपका एक्सक्रीशन के लिए पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी वाला, है ना बेटा। तो ये सारे सिस्टम इसीलिए हमें जरूरी पड़े। और ये सारे सिस्टम्स सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन काफी सारे मिले तो बन रहा था ऑर्गन सिस्टम। न्यूट्रिशन इन एनिमल में देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था? एक ऑर्गन सिस्टम था। तो इसीलिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ऑर्गन्स भी देखे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे एसोसिएटेड एक्सेसरी ऑर्गन्स के नाम अभी कमेंट्स में लिख दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है ये ऑफ द डे। और उसमें फिर दूसरा मुझे ये लिखिएगा कि उसमें कौन कौन से ग्लैंड एसोसिएटेड हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। देन तीसरा आप मुझे बताएंगे उन पर्टिकुलर ग्लैंड्स की पर्टिकुलर सिक्रीशंस क्या क्या हैं। तीनों के आंसर आई विल मॉनिटर पर्सनली, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो डाइजेशन को हम पढ़ाए थे न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग्स में। आज हम जो लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आज हम जो लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। तो आज हम यहाँ पर डाइजेशन नहीं, हम लंग्स एरिया को देखेंगे। अब कहाँ से शुरू है बेटा? बाहर से चीज लेनी है तो ये तो हमारी नोज हो गई, सबको पता है, ठीक है। यहां से अंदर आ गया कुछ हमारे पास, हाँ बेटा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है बेटा। हमारे पास क्या आया? यहां से अंदर आ गई हमारे पास एयर, ठीक है बच्चा। अब यहां पर हमारे पास एयर नहीं, एयर का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट आता है, अभी नाम लेंगे, अभी 1 मिनट के लिए बस इतना सुनो, ठीक है। तो यहां से जो भी चीज हमारे अंदर आती है नोज के अंदर, फिर वो यहां से होते हुए यहां जा रही है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना डाइजेशन और इसमें। देखो फूड पाइप और विंड पाइप मैम ने डाइजेशन में बताया था एक ही साथ होती है। एपिग्लॉटिस किसकी कवरिंग है? अभी मुझे किसी ने ना फर्स्ट चैप्टर में भी न्यूट्रिशन एंड एनिमल में भी लिखा हुआ था एपिग्लॉटिस का नाम, बहुत अच्छा कमेंट था वो, मुझे दोबारा बताएं। तो अब फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक ही साथ होते हैं, मैम ने उस टाइम बताया था, ठीक है। तो जी खाना तो हम बेटा कहाँ से खा रहे हैं? खाना हम यहाँ से खा रहे होते हैं। उसका पैसेज ये है, यहाँ से क्या था? पैलेट सबसे ऊपर की दीवार, दो साइड की चीक्स और नीचे फ्लोर थी हमारी टंग। तो जो पैलेट थी ना दीवार, उसके ऊपर का जो फ्लोर है, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर तो हमारा हो गया, फर्स्ट फ्लोर हमारा हो गया रेस्पिरेशन के लिए, यानी नोज हो गया बेटा हमारा। बेटा मैम इतनी अच्छी एनालॉजी से आपको पढ़ा रहे हैं, सोचती हैं, आपको बताती हैं, आप प्लीज कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए प्लीज। आपको ये सारी चीजें जब मैं कॉमन लाइफ से आपको रिलेट करके बता रही हूँ, जैसे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, तो आपको याद होने में आसानी होगी, इसीलिए फोकस से लेक्चर सुने। और आपका ग्राउंड फ्लोर क्या था? माउथ था,
ठीक है। तो आपकी पैलेट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की छत के ऊपर जो ये एरिया है, इस एरिया को हम कह रहे हैं क्या, नेजल एरिया, यानी कि आपकी ना जहां से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब ये अंदर यहां से जाती है सीधे, ये तो बेटा आ गया आपका फूड पाइप का एरिया, ये आपका आ गया ये वाला, ये आपकी विंड पाइप का एरिया। क्यों हम बोलते हैं बेटा खाते हुए हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाते हुए बोलेंगे तो दोनों के फ्लैप्स ओपन होंगे और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जब दोनों पाइप्स एक साथ हैं कि इधर की बजाय उधर चला जाए खाना, और जब उधर चला जाता है तो क्या होती है, बहुत जोर से एकदम से कफ आती है ना, और ऐसा लगता है कहाँ अटक गया खाना, इस तरीके से, है ना बेटा। उसके बाद ये सीधा ट्रैकिया में होते हुए, आगे मैं दिखाऊंगी इसकी लेबलिंग, ट्रेकिया में होते हुए ये आपके लंग, पेयर ऑफ लंग्स में जाता है, ठीक है बेटा। और ये जो चीज है इस तरीके से एक लाइन है, ये रही, ये रही, ठीक है। ये है आपकी डायफ्राम, ये क्या है बेटा आपकी डायफ्राम। इसका क्या यूजेज है, इसे आप सोचिए समझिए इस तरीके से कि ऊपर सारे कपड़े पैक करके नीचे आपने जिप लगा दी, ठीक है। अब अगर आप ऐसे ऊपर करते हैं तो क्या होगी, वो जिप ऊपर जाएगी, आप नीचे ऐसे प्रेशर डालेंगे तो वो क्या होगी, वो जिप नीचे आएगी। दो मूवमेंट्स मैम क्यों बता रही है, आगे क्रूशियल है, आगे समझेंगे हम। तो समझ आ गया आपको बेटा, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। लाइफ प्रोसेसेस सारे अभी मैम इस स्लाइड से पहले बता के आई थी, कौन कौन से, न्यूट्रिशन देख के ही आ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमारा सर्क्यूलेटरी सिस्टम जिसमें क्या क्या था, एक मैम का शॉर्ट है, अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको, इसी चैनल पे है, मैम ने सर्क्यूलेटरी सिस्टम को 1 मिनट के अंदर पूरा सर्क्यूलेटरी सिस्टम आपका पूरा उसका आपको निचोड़ समझाया हुआ है। आप देखें वो शॉर्ट को, आपको समझ आ जाएगा कि आपका हार्ट तो हो गया मोटर, ठीक है, पंपिंग डिवाइस आपकी उससे जुड़ी हुई है, वेन्स आपकी, आर्टरीज ब्लड वेसल्स यानी कि, तो वो हो गई आपकी पाइप के जैसी, और उसके अंदर जैसे पाइप के अंदर पानी बहता है वैसे उनके अंदर क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। पंप कौन मार रहा है, हार्ट मार रहा है। वो शॉर्ट देखेगा आप समझ जाएंगे, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन जो हम आज पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या, मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल chemical reactions in our body बेटा, in our body, लैब में हो रहे सारे केमिकल रिएक्शंस का सम नहीं। अब सम ऑफ ऑल रिएक्शंस मतलब जैसे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है ए, ठीक है, फिर एक हो रहा है बी, एक हो रहा है सी, ठीक है, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो जो मेरे पास बनेगा 3x या x आपका, वो है आपका मेटाबॉलिज्म, यानी सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चा। आगे चल रहे हैं, हाँ जी। लाइफ प्रोसेसेस आप लोगों के लिए मैंने ब्लैंक स्लाइड छोड़ी, मैम ने आपको फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में लाइफ प्रोसेसेस समझाए, एनिमल्स में लाइफ प्रोसेस समझाए, आज फिर लाइफ प्रोसेस समझाए। मुझे नेम ऑल दी organ systems involved in various life processes in human beings। ये बताना है
दूसरा था आपको ऑल दी ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम के उनके सिक्रीशन। वाई रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या आप देखते हैं अभी क्या, अब आपका वो मिथ बस्ट होने वाला है। कलर चेंज कर लेती हूँ यार, भूल ही गई होती देर से कलर चेंज करना, हाथ धो गई है। मिथ बस्ट करेगी ये स्लाइड आपकी। आप लोगों को दिख तो रहा होगा ना, कलर दिख रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन अब क्या है, हर सेल, सेल पे मैम कितना जोर दे रही है पहले ही लेक्चर से, हर सेल को क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बेटा। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बेटा सेल बेसिक यूनिट, यानी सबसे बेसिक यूनिट, जो काम हम कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल वो एक अकेली सेल भी कर सकती है। तभी तो बैक्टीरिया एक लिविंग बीइंग है, क्योंकि एक ही सेल उसके सारे लाइफ प्रोसेस, जो लाइफ प्रोसेस हमारा इतना बड़ा शरीर, हमारे इतने सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके कर रहे हैं, बैक्टीरिया में तो वो सिर्फ एक ही सेल कर दे रही है। तो इसीलिए बेसिक यूनिट क्या हुई, सेल हुई, क्योंकि सबसे छोटे फॉर्म में भी जो सारा काम कर दे वो हुआ बेसिक बेटा। अब सेल के अंदर भी आपने सुना होगा कुछ चीजें होती हैं भाई, फिर तो आप कहोगे मैम, कमेंट्स में कोई कह देगा मैम पता है सेल के अंदर भी चीजें होती है, ऑर्गेनेल्स होती है, बेस, फिर वो क्यों, वो सेल से भी छोटी है, वो तो वो हुई ना बेसिक। बेटा वो बेसिक नहीं हुई, क्योंकि अगर उन्हें आप अलग अलग निकाल लोगे सेल से बाहर, वो कुछ नहीं कर पाएंगी अलग अलग, वो सेल के साथ वो एक ग्रुप में, एक जुट में ही काम कर पाएंगी। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, आज से लेके 10th तक तो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर उसके बाद बायोलॉजी लोगे तो ये आपके लिए रामबाण है, नहीं तो अब से लेके 10 तक ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है जो अभी मैम ने आपको बताई है। इसीलिए सेल बेसिक यूनिट है, ठीक है। जो कुछ भी हमारे अंदर प्रोसेस चल रहे हैं, ये जो मेटाबॉलिज्म था ना, ऑल केमिकल रिएक्शन, अंदर कोई लैब तो खुल नहीं रही है, कहाँ चल रहे हैं बेटा सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं बेटा सेल में। कहाँ पे चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही, सेल के अंदर। तो जब किसी को कुछ काम करना है तो बेटा एनर्जी तो लगती है, हमें कोई काम करना है एनर्जी लग रही है, हमारे अंदर हमारी सेल्स ही तो काम कर रही हैं, तो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, हमारी सेल्स में, ठीक है। तो ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कौन कौन से फंक्शन करती हैं, न्यूट्रिशन यानी आपका डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बेटा ऑल लाइफ प्रोसेसेस हैं ये, ठीक है। कितनी बार मैम लिख लेती हैं, ये पर्पस सिर्फ ये है कि जितनी बार सेम चीज सुनोगे, पत्थर पर जितनी बार पानी पड़ेगा, पता है ना क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैम ने बताया था, तो जितनी बार सुनोगे अपने आप समझ आ जाएगा। रटने का कंसेप्ट ही नहीं है हमारे पास। एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, अब इतना सारा काम बेचारी एक सेल को करना है, तो एनर्जी तो लगेगी, ठीक है बेटा। तो इसीलिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ये क्या बोल रहे हो मैम, वो तो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है। Our food is stored energy which is really, अब क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना किस लिए खाते हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी मैम ने गला दुखाया था, अब भी बता रही हैं कि खाने से हमें एनर्जी मिलती है, क्या मिलता है, न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिल रही थी। अब वो बेटा एनर्जी यूटिलाइज कैसे हो रही थी, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमने पढ़ लिया था कि चलो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो विलाई के थ्रू सारे ब्लड वेसल में चलेगी। यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, काम के सारी है वो जो एटीपीज हमारी, जो वो खाने से एटीपीज बन रही थी, तो एनर्जी क्या थी आपकी, एटीपीज, ठीक है, आपकी करेंसी, आपके नोट्स, ठीक है। अब वो एटीपीज किस काम आ रहा है, अब वो एटीपीज ही जब टूटती हैं, जब आप 500 रुपए देते हो, उसके खुले आपको 100 के नोट मिलते हैं, आप कुछ ले लेते हो, ठीक है, तो वही जब एनर्जी आपके ये नोट है, जो करेंसी है सेल की, जब टूटती है तो एनर्जी मिलती है, ठीक है। ब्रेकिंग अपॉन इसके ब्रेक डाउन पे, ठीक है, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये रेस्पिरेशन कराता है। जो खाना खा लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम हो गया पूरा, उसने खाना खा लिया, ठीक है, न्यूट्रिशन निकाल लिए, अब उन न्यूट्रिशन में से एनर्जी
ये ब्रेक डाउन करके रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है, ये किसका वर्क है? रेस्पिरेशन का वर्क है बेटा। ठीक है, ब्रीदिंग और फेक आई अपने सही नाम रख के बेटा आईडी से कमेंट किया करो। कुछ लोग, सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोग हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी, अब ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन नहीं लिखा, एक तो रेस्पिरेशन ये हो गई जिसमें हम एनर्जी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और एक तरीके की रेस्पिरेशन है ब्रीदिंग। क्या है बच्चा? ब्रीदिंग। ठीक है, और एक क्या है आपकी, जहां पर ये आपकी क्या हो रहा है, और एनर्जी की रिलीज हो रही है। ठीक है बेटा, तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी ब्रीद इन एयर यानी इन इनहेलेशन, ठीक है, एंड ब्रीद आउट यानी कि एक्सहेलेशन, ब्रीद आउट। क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग्स? ब्रीद इन क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है? वो ले रहा है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ले रहे हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। और ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं? ग्रीन प्लांट से ले रहे हैं। अब एक और चीज थोड़ी सी मैं बस्ट करती हूं, ठीक है, ह्यूमन अरे यार एक सेकेंड बेटा, तो आपके ह्यूमन और इधर आपके प्लांट्स। ठीक है बच्चा, ह्यूमन क्या ब्रीद इन करते हैं? हम करते हैं ऑक्सीजन। प्लांट क्या ब्रीद इन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी हम ये इन दोनों का इन ये है। ठीक है, अब आउट देख लो दोनों का। ह्यूमन बीइंग्स आउट क्या करते हैं? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या आउट करते हैं? ऑक्सीजन, जो कि बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये दोनों के बाई प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि फॉर्म तो हो गए किसी बाई प्रोडक्ट। मतलब क्या बेटा? कमेंट्स में पूछना है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब एक प्रोसेस, जब कोई रिएक्शन हुआ अंदर तो एक चीज तो बन गई, पर हमारे काम की नहीं है, तो हमें वो फेंकनी है, पर किसी और के काम की है। तो कैसे हो रहा है काम? कैसे हो रहा है काम बेटा? इस तरीके से हो रहा है। तो क्या डायरेक्ट हो रहा है? बीच में एक चीज आती है आपकी, ले दे तो हम ही रहे हैं, बीच में आपकी ये चीज आती है जिसे हम कहते हैं एयर। ठीक है, ये हम जो लेते हैं ये एयर में चला जाता, हम जो निकाल रहे हैं वो एयर में जा रहा है, प्लांट्स जो निकाल रहे हैं वो एयर में जा रहा है, और जो हम ले रहे हैं वो वापस से एयर से ले रहे हैं। तो करते तो हम ऐसे ही है कि प्लांट्स बना के हमें दे रहे हैं, पर वो किसके थ्रू हो रहा है? एयर के थ्रू हो रहा है। ये सारी गैस किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? आपकी ऑक्सीजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कुछ भी ले लो, एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इन लेमन लैंग्वेज, लेमन मतलब ऐसे हम बातचीत करने की लैंग्वेज, हाँ, क्या कहते हैं कि वी ब्रीद इन एयर। और प्लांट्स के लिए भी हम ये कह सकते हैं दे ब्रीद इन एयर। बट एयर का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट वी डू ब्रीथ? वी ब्रीद ऑक्सीजन आउट ऑफ एयर। ठीक है, तो पॉलिटिकली हम दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट हैं, पर टेक्निकली स्टेटमेंट कौन सी सही होगी कि हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, ठीक है, और लेमन लैंग्वेज में प्लांट और हम एयर ब्रीथ करते हैं, और एयर में से हमारे को जो लगता है हम वो ले लेते हैं अपने आप, हमारी बॉडी ले लेती है,
प्लांट को जो लगता है प्लांट वो ले लेते हैं। तो हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन इज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकेंड, where do ma'am get those stars from? Yeah, from here. So I would mark star to this. This is very important. Okay, so let's move ahead. Okay, moving ahead, the air rich in oxygen, यानी कि देखो आ गया ना कौन सा पार्ट एयर का बेटा, ऑक्सीजन वाला। अब एयर में तो नाइट्रोजन भी पड़ा होगा ना, वो ऐसे हम राउंड पढ़ते हैं, इतना 78% नाइट्रोजन, कितना परसेंट ऑक्सीजन, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें से हम एयर में से ऑक्सीजन अपनी निकाल लेते हैं। और वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है? ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, बताया था ना कि हम ब्रीद इन तो सिर्फ अपनी नोज से कर रहे हैं, पर उसकी आवश्यकता तो बॉडी के हर पार्ट को है। तो हर पार्ट पे कैसे जा रही है? ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के थ्रू। और ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा था? ब्लड, ठीक है, अल्टीमेटली टू एवरी सेल, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जब वो इस तरीके से पूरे प्रोसेस के थ्रू हर सेल पे पहुंच गई तो वो उसे रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, अब ब्रीदिंग की नहीं, दो बताई थी, एक तो ब्रीदिंग वाली रेस्पिरेशन है, दूसरी सेलुलर रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग देन इज योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब सारा ऑक्सीजन आपकी सेल्स के पास पहुंच गया और उस सेल ने एनर्जी बनाने के लिए जब ब्रेक डाउन करा तो फिर क्या बना? जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, अब समझ आ गया, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स थे कहाँ ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लेट्स मूव अहेड। अच्छा बेटा, कोई मुझसे कह रहा था कि मैम थोड़ा सा ना आप से मतलब हमें ना जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा एलाबोरेटेड, मतलब और 7 से थोड़ा ऊपर का लेवल का पढ़ाया कीजिए। तो बेटा पढ़ा दोगे ऐसा बोला था बच्चे ने, बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा था। तो बेटा मैं ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी तो पूरी कवर हम कर रहे हैं, उसके अलावा भी मैं टॉपिक में एक्स्ट्रा ही आपको बताती हूँ, तो वो आप निश्चिंत रहे, ये सारा देख रहे हैं तो आपका एनसीईआरटी फाउंडेशन दोनों कवर हो रहा है, ठीक है जी। ये आ गई आपकी। अब रेस्पिरेशन के टाइप, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप, ठीक है। किस बेस पे? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है मैम, ऑक्सीजन तो चाहिए ना, हाँ बिल्कुल चाहिए, पर इन केस अगर ऑक्सीजन नहीं है किसी सेल के पास तो क्या करती है वो? रेस्पिरेशन तो वो बेटा तब भी करती है। एक है आपका एरोबिक, किसके बेसिस पे है बेटा? बेसिस, जब भी आप किसी की ऐसे पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन, तो हमेशा उसका बेसिस देखा कीजिए बेटा, कि वो जो डिवीजन है वो किस आधार पर हो रही है। आधार रट्टा नहीं मारना होता, आधार जरूरी है। यहाँ आधार क्या है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस। तो अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेट्स मूव अहेड एंड हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रॉडली। तो जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बताया था बेटा, प्लांट्स किस फॉर्म में उनका खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा है, पर वो स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। हमारा खाना एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में बन रही है, मतलब जो बनता है, और उसे हम किस चीज में फॉर्म में? ह्यूमन बींग्स उसे स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो अब जो हमारा होता है ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन, यानी जो हम कह रहे हैं ना फूड की जो ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा तो ये हुआ आपका एरोबिक। अगर तो ग्लूकोज आपका एब्सेंस में, यानी कि किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो प्रेजेंस किसकी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। बिल्कुल, ये तो अंडरस्टूड बात है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका
एनएरोबिक, वो क्या हो जाएगा? एनएरोबिक। एक सेकेंड बेटा, ठीक है, वो आपका एनएरोबिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज टूटता है, आगे दिखाती हूं मैं, ग्लूकोज टूटता है तो वो क्या, ग्लूकोज टूटेगा क्या बनाएगा? एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जब ग्लूकोज टूटा तो उसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनाया वाटर और एनर्जी बना दी। ठीक है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा, कैसे? ऐसे। ग्लूकोज यानी हमारा फूड, हमारे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि फूड हम ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी बनाती है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा यानी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या बना? एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी प्लस वाटर बन जाता है और आपकी आपकी एटीपी बन जाती है। ठीक है, एनर्जी के साथ साथ दो और चीज क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। याद रखना, अभी कंफ्यूज मत होना जब मैं एनारोबिक दिखाती हूँ। ठीक है, अब जब एग्जांपल्स किस किस में होगा? हम में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, पता है, डॉग्स में, कैट्स में, एलिफेंट्स, लायन, फ्रॉग। ठीक है बेटा, अब एनारोबिक पे आते हैं। ठीक है, जब ग्लूकोज हमारा जो फूड था, एनर्जी, ठीक है, जब वो फूड हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटे, जब हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटेगा, ठीक है, तो वो कैसे? तो वो कंप्लीटली, जब ऑक्सीजन नहीं तो पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं टूटेगा, वहां तो वो पूरी तरह टूट जा रहा है, यहां पर वो पार्शियली टूटेगा। कैसे? इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन है, ये याद रखना है। और आपके एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन है, पार्शियल। बेटा ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, आगे मैंने दोनों में कंपैरिजन दिखाया, वहां लिख रखा है। ठीक है, तो ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट व्हेन अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस यूजिंग ऑक्सीजन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, मैंने कहा ये कैसे हो गया? ठीक है, तो इसको हम एनारोबिक कहते हैं, जो मैम समझा के आई हैं। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन देख लो। तो अब ग्लूकोज कैसे टूट रहा है? ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, यानी एनारोबिक कंडीशन है, तो वो टूट रहा है इसको छोड़ दो एक सेकेंड, ये दोनों तो सेम है। क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो तब भी निकल रही है बेटा, एनर्जी तो जब ऑक्सीजन नहीं है तब भी मिल रही है, जब ऑक्सीजन है तब भी मिल रही है। ऐसा कहाँ होता है ये मैं बताऊंगी। तो एनर्जी दोनों केस में मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीजों में बन रही है। पर एरोबिक में क्या हो रहा है? कंप्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल, अर्ध तरीके से अधूरा हो रहा है। और यहाँ पर वहां पर वाटर फॉर्म हो रहा था एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पर वाटर नहीं, आपका एल्कोहल फॉर्म हो रहा है। ये अनदर डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस मार्क करके रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स कहां पर? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मैंने बताया था, अभी बताती हूँ कहां पर होता होगा ऐसा। हमारी जो मसल्स होती हैं, मसल्स लड़के आप भी सोचते होंगे यार बढ़िया जिम बनाएंगे आज का, वो जिम में जाएंगे और मसल्स बनाएंगे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, तो वहां पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के जो ब्रेकडाउन होता है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है बच्चा। और आपका एक यीस्ट में, यीस्ट कहाँ डलती है? क्या खाते हो? बहुत सबको पसंद है वो खाने जिनमें यीस्ट डलती है। तो दो एग्जांपल्स हैं वेरी क्रूशियल, मस्कुलर सेल्स, मसल्स की सेल्स में, क्योंकि बेटा सेल्स में ही तो हो रहा है ना, सेल में पढ़ रहे हैं हम, ध्यान है ना। और एक यीस्ट, ये भी तो सेल है। आगे मसल क्रैम्प, अब कई बार क्रैम्प्स आ जाते हैं ना, अरे वो मसल की वो एकदम से पैर में दर्द होने लगता है, वो मसल चढ़ जाती है एकदम से ना, भागते भागते, या कई बार पैर ऐसे ऊंचा नीचा ऐसे, मतलब ऐसे हो जाता है ना, तो वो क्रैम्प्स अचानक से कैसे आते? कहते हैं ना यार पानी कम पी रहे हो, फिर तुम
पानी ज्यादा पिया करो, रेगुलर क्रैम्प। तो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ह्यूमंस में, वी नो, पर कुछ कंडीशन में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, जैसे कहाँ हो रही थी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ह्यूमन में, मस्कुलर सेल्स में, यीस्ट में, ह्यूमन में थोड़ी आ गई, यीस्ट तो अलग चीज हो गई ना, तो ह्यूमन में कहाँ हो रही थी, मस्कुलर सेल्स में, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, बट अंडर सर्टेन कंडीशन इन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑल्सो अकर इन आर मसल्स फॉर शॉर्ट टाइम। बता के आई है मैम, व्हेन वी परफॉर्म हैवी एक्सरसाइज, जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, कहते हैं ना यार, सुना है ना कि बहुत बड़े बड़े डंबल्स उठा रहे हैं, बहुत हैवी वेट्स उठा रहे हैं, किस लिए उठा रहे हैं, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज मार रहे उतनी ज्यादा मसल बिल्ड हो रही है, उतनी ज्यादा एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को करने के लिए, क्योंकि जब इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है भाई, एक फैक्ट्री से तो पूरा नहीं पड़ रहा, तो 2 फैक्ट्री लगा दी हमने, ठीक है। एक जगह एक इंसान से खाना नहीं बन रहा तो हमने 2 जने लगा दिए, तो इसीलिए जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हुई तो उन कंडीशन में एनारोबिक भी होने लग गई रेस्पिरेशन। ये देख लो आप, मसल क्रैम्प कैसे, जब ग्लूकोज एनारोबिक में टूट रहा है तो आपका क्या बन रहा है, आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अभी मैम ने पीछे दिखाया है, ठीक है। एरो के ऊपर जब आप ये कुछ लिखते हो, मतलब इस कंडीशन में, कंडीशन आती है एरो के ऊपर, ठीक है बेटा, हाँ, और ये पेन कर देता है। तो जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा, और वो जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, तब मसल क्रैम्प। अगर आपसे कोई पूछ ले, पेपर में पूछ ले कि मसल क्रैम्प कब आते हैं, इन एनारोबिक कंडीशन, व्हेन क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन व्हेन लॉट्स ऑफ लैक्टिक एसिड गेट्स अक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हो जाता है इनसाइड आर मसल सेल्स या मस्कुलर सेल्स, देन अ पर्टिकुलर पर्सन एक्सपीरियंसेस क्रैम्प्स। ओके बच्चा, लेट्स मूव अहेड देन। ओके, these are the particular differences जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। तो एरोबिक में कैसे होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। एनारोबिक किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ठीक है बच्चा। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही थी, वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन बताया था मैम ने, यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा था, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रहे थे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बन रहा था बेटा, पर उसके साथ क्या बन रहा था, एल्कोहल बन रहा था। यहाँ पर हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी के साथ क्या क्योंकि ये फर्मेंटेशन था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, राइट बेटा। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बेटा। क्यों हम मसल क्रैम्प एक्सपीरियंस करते हैं, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मस्कुलर सेल्स। जब इतनी हैवी एक्सरसाइज, हैवी वेट्स उठाए जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे। ओके, सो मूविंग अहेड, सो ब्रीदिंग। ओके, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ये पूरा का पूरा पैसेज दिखा के आई थी, हमारा नेजोफेरिंजियल पैसेज, ये पूरी नेजल कैविटी, जैसे मैंने बक्कल कैविटी माउथ पढ़ा था ना हमने डाइजेशन में, राइट। कैविटी यानी खाली अंदर का जगह, एक पूरी जहां पर एक जगह हो, ठीक है। तो बक्कल कैविटी आपका माउथ था, अब आपकी नोज के अंदर वो पैसेज नेजल कैविटी, उस कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, नेजल कैविटी। ओके, ठीक है, ये इतना सारा आपके काम का नहीं है, ये सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्शन दिखाई है। सो नेजल कैविटी से ये अंदर जा रहे थे हम, आपके विंड पाइप में आपका ट्रेकिया आ गया था, देन योर पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है, नीचे डायफ्राम, यहाँ पे आपके ब्रोंकाइज, ब्रोंक्यूल्स। ओके, सो ब्रीदिंग, अब दूसरे टाइप की रेस्पिरेशन, वन इज योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी जिसमें होती है, सेल्स एनर्जी लेती हैं। अनदर वन इज योर ब्रीदिंग। ओके, सो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग मतलब प्रोसेस, ये तो सभी को पता है, प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। एयर का कौन सा कंपोनेंट हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम
वहां पर दे रहे हैं। एंड विच इज द कंपोनेंट जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर, दैट कंपोनेंट ऑफ योर्स इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन्स यानी आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम पूरा। यहाँ पे सिर्फ हमने नोज की बात नहीं करी बेटा, देख लो हमने पूरे ऑर्गन्स की बात करी है, क्योंकि ये एक पूरा लाइफ प्रोसेस है ना, तो एक ऑर्गन से काम नहीं होता। लाइफ प्रोसेस कौन कौन फॉलो कर रहे, कैसे होते हैं लाइफ प्रोसेस, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम काम करता है लाइफ प्रोसेस में। ओके, ओके, तो बेटा इसके बाद है हमारे पास ब्रीदिंग, ठीक है। अब ब्रीदिंग दो तरीके की बताती आ रही हूं मैं, एक सेकंड बस, मैं 1 मिनट अपनी पानी की बोतल ले लूं। हाँ जी, ब्रीदिंग कमेंट्स में लिख दो, अभी बताई दी थी मैम ने, नोट्स में बाद में आई है। ठीक है बच्चा, तो ब्रीदिंग हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर ले लेना और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड दे देना, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब ब्रीदिंग रेट क्या होता है, रेट रन रेट होता है क्रिकेट में। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं, उन्हें समझ आ रहा होगा, कुछ लड़कियों को मतलब लग रहा होगा यार ये क्या है बेटा, एक रेट होता है ना हर चीज का कि इतना रन रेट है या फिर इतना, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट के अंदर आपने कितनी बार सांस ली उसे हम कहेंगे ब्रीदिंग रेट, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, ठीक है, मतलब अब ब्रीदिंग और इनहेल, इनहेल देखो बेटा, ब्रीदिंग का मतलब क्या है, यहां पे लिखती हूँ, आहा 1 सेकेंड, ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। ऐसा तो नहीं सिर्फ इनहेल इनहेल करते चले जाओगे, कपल्ड हैं दोनों, कपल्ड होती है। अगर इनहेल कर लिया तो एक्सहेल भी जरूर करोगे, तो ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में क्या रेट होता होगा, 15 से 18 टाइम, ठीक है। इनहेलेशन टू एक्सहेलेशन कितना, 15 से, एवरेज है, जरूरी नहीं है सबका, मतलब कोई 15, कुछ लोग 15 से नीचे भी होता होगा, थोड़े जब बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो 15 से 18 एवरेज है ये बेटा, ठीक है, क्या है, एवरेज है, यानी कि 1 मिनट में जितनी बार इनहेल एक्सहेल ब्रीदिंग करी जाती है, और वो रेट इन ह्यूमन बीइंग्स इज 15 to 18 टाइम्स। मूविंग अहेड, ब्रीदिंग देखो बताया था मैम ने, इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, डिफर करता है, ठीक है, इट डिफर्स बेस्ड अपॉन एज, नंबर ऑफ फैक्टर्स, एज, ठीक है, आपकी एज हो गई, कई बार बीमारी हो गई, जैसे कोरोना में आपने देखा था कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें हम ध्यान है कोरोना में कि भाई ब्रीदिंग रेट घट गया है, ब्रीदिंग रेट है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता, ठीक है, उसके अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अब कोरोना में ब्रीदिंग की तभी तो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लग रहे थे सबको, क्योंकि जितनी हमें आवश्यकता है उतना भी नहीं मिल पा रहा था, उसके आसपास भी लोगों को नहीं मिल पा रहा था जिनको कोरोना वायरस ने परेशान करा था, आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस, यू नो गाइस। अच्छा, मैकेनिज्म, किस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं, यानी तरीका, मैकेनिज्म बोले तो तरीका, तारक मेहता नहीं बेटा, तरीका। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, नोज में ये जो आगे 2 होल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स,
ठीक है। व्हेन वी इनहेल एयर, ये कहाँ से, नोस्ट्रल से कहाँ जाती है, हमारी नेजल कैविटी में। मैम ने नेजल कैविटी समझा दी थी। फिर नेजल कैविटी से कहाँ जाती है, इट रीचेस टू आवर लंग्स। देखो, एयर, ठीक है, नोस्ट्रल्स, नोज, यहां से गई आपके नेजल कैविटी, वहां से गई आपके नेजल कैविटी से विंड पाइप, यानी आपकी ट्रेकिया से होती हुई आपके लंग्स में। ये आपका मैकेनिज्म। और एयर कौन सी, एयर में से कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच एयर। एयर से नोस्ट्रल यानी नोज में होते हुए हमारे नेजल कैविटी से विंड पाइप, जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं, इनटू आवर लंग्स। लंग्स से सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे चली जाती है। वहां से क्या हो रहा है, सारी सेल्स को मिल गई। ठीक है। हम ब्रीदिंग किस लिए कर रहे हैं, वी आर ब्रीदिंग, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन भी कपल्ड है, क्योंकि हम ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, उसी के बाद जब वो सारी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है। आप समझ आ गए, दोनों अलग अलग नहीं, एक प्रोसेस के दो हिस्से हैं। किस लिए सांस हमारे लिए आवश्यक है, अब समझ आ गया कि खाना तो आपने खा लिया पर सांस नहीं है, तो बेटा उस खाने को तोड़ के एनर्जी निकालोगे कैसे। तो जब भगवान ने खाने का प्रोसेस बनाया तो इस सांस लेने का भी प्रोसेस इसलिए बना दिया कि उसे तोड़ के इसीलिए बनाया कि एनर्जी निकाल लो। अब समझ आया, चलो आगे। हाँ जी, तो लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। अब हमारी सारी कैविटीज, एक होती है एब्डोमेन कैविटी जिसके अंदर आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम फिट है। कैविटी मतलब जगह, ठीक है, खाली जगह। अब ये खाली नहीं है क्योंकि भर दी गई है, खाली जगह, खाली बड़ी की मात्रा ना, जगह, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। और इनको सराउंडेड बाय किससे प्रोटेक्शन है, रिब्स, रिब केज। ये क्या प्रोवाइड कराती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है बेटा, इससे प्रोटेक्शन मिलती है। और लार्ज अमाउंट ऑफ मस्कुलर शीट, नीचे बताया था एक जिप है नीचे, बिल्कुल जहां आपकी लंग्स खत्म हो रही है उसके नीचे एक शीट है प्रोटेक्शन के लिए। ये आपकी प्रोटेक्शन कर रही है, क्योंकि भाई इतना सेंसिटिव है। लंग्स क्या है, एक बैग की तरह ही तो है। अगर उन पे प्रोटेक्शन नहीं होगी, लंग्स पे कोई पंच मार रहा है, हवा निकल गई, बैग की फट गया, तो इसीलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऊपर रिब केज, ठीक है, एक ढांचा, और नीचे डायाफ्राम होता है। और कहां प्रेजेंट है, आपके चेस्ट कैविटी में। बच्चा लेट्स मूव अहेड। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग करते हैं। एवरीवन डू नोज, आप तो आई नो नहीं करते हैं बेटा, बट पीपल अराउंड यू, people across the streets where you move down, people do it generally, right बेटा। and it is very, बस क्या बताऊं, सबको ही पता है हमारी लंग्स में, मतलब हम ऑक्सीजन दे रहे हो तो ये लो लो, ठीक है, स्मोक कर रहे हो, निकोटीन दे रहे हो तो ले लो, जा तो लंग्स में ही रहा है। अब बेटा ह्यूमन बीइंग की लंग्स किस लिए बनी है, ऑक्सीजन लेने के लिए। निकोटीन दोगे तो ये हाल हो जाता है। स्मोकिंग टोबैको इन द फॉर्म ऑफ बीडी, सिगरेट, सिगार डैमेजेस आवर लंग। व्हाट इट डू, डैमेजेस आवर लंग्स ग्रेजुअली एंड कॉज इल हेल्थ। मैं उन बीमारियों का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, आप लोगों को पता ही है, बहुत समझदार हैं आप लोग। केमिकल प्रेजेंट इन क्या, किस वजह से, जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं इन टोबैको, इट डैमेजेस द लंग्स, ठीक है, इन मेनी वेज, लाइक ब्रीदिंग बिकम डिफिकल्ट एंड कॉजेस, ये बीमारियां देख लो बेटा। ठीक है, अब
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। अब ये हम ब्रीदिंग इन जिसे हम इनहेलेशन भी कर रहे हैं। अब क्या होता है बेटा, जब हमारे अंदर यहां से, कहां से, एयर से ऑक्सीजन हमारे नेजल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नोज में, नेजल कैविटीज से सीधा ट्रेकिया में आ गया। अब ट्रेकिया से ये गया लंग्स के अंदर, ठीक है बेटा। जब लंग्स के अंदर, जब सांस लेके देखो, प्रैक्टिकल करो, अभी सांस लो, छोड़ना नहीं है, इनहेल करो। क्या हो रहा है, ऐसा लगता है नीचे से कुछ ऊपर मूव कर रहा है, यानी आपका जो नीचे डायफ्राम है ये क्या करता है, डायफ्राम ऊपर मूव करता है जब आपकी लंग्स फूलती हैं। और फिर एक्सहेल करो तो आपकी लंग्स रिलैक्स हुई, अंदर से सारी एयर बाहर आ गई और जो डायफ्राम है वो नीचे चली गई। यही आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, ठीक है। ट्रेकिया से इधर, ये आपकी डायफ्राम ऊपर, ठीक है। ये देख लीजिए, लिख लीजिए, व्हेन वी ब्रीथ एयर इन टू प्रोसेसेस, कैसे प्रोसेस हैं, मसल बिटवीन द रिब कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड, ठीक है। और डायफ्राम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करके डाउनवर्ड, ठीक है। सॉरी मैं उल्टा बोल गई थी, वो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या होगा, रिब केज, आई मीन डायफ्राम नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो वहां से नहीं, जब एक्सहेल कर रहे हैं तो हवा कहां से जाएगी, हवा यहां से जाएगी, यानी लंग्स में से अब बाहर जा रही है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। पहले नॉस्ट्रिल से नोज, नेजल कैविटी, ट्रैकिया में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। पर जब लंग्स से ट्रेकिया से आपके नेजल कैविटी से नोज के नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर जाएगा तो वो क्या जा रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और तब क्या हो रहा है, आपका डायफ्राम या आपके लंग्स, ठीक है। यानी कि तब क्या हो रहा है, मसल ऑफ द रिब केज रिलीजेस, यानी कि अब एयर चली गई तो वो रिलैक्स हो गए, है ना। और डायफ्राम अपवर्ड, ऊपर की तरफ हो जाता है, ठीक है। ऐसे समझ लो, अब जैसे कोई चीज खाली है तो किसी चीज पे प्रेशर नहीं है, अब चीज भर दो, स्टफ कर दो तो क्या होगा, चीज नीचे, अब बैग स्टफ कर दो तो वो क्या होगा, पूरा ऐसे फैल जाएगा ना, यानी कि उस पे जोर पड़ गया, तो जोर पड़ गया, किसी भी चीज पे भार पड़ गया तो वो नीचे आएगी। तो इसी तरीके से जब एयर घुस गई रिब्स के अंदर तो डायफ्राम कैसे आएगा, वो थिन लाइनिंग वो नीचे हो जाएगी, डाउनवर्ड। जब सारी एयर चली गई, सारा सामान बैग से निकाल लिया तो वो रिलैक्स हो जाएगा, अपवर्ड, इस तरीके से, ठीक है बेटा, ठीक है। स्नीजिंग यानी छींकना, तो छींकना का क्या प्रोसेस होता है, द एयर वी इनहेल कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ, अब क्यों आती है हमें छींक, बेटा हम एयर ले रहे हैं, ठीक है, पर एयर के साथ साथ आपने देखा उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत कुछ होता है, तो वो भी ऑब्वियसली हमारे अंदर जा रहा है। पर हमारा बॉडी इतना इंटेलिजेंट है, वो कुछ भी बाहर का गलत चीज अपने अंदर आने नहीं देगा। तो चले तो बेटा तुम गए हो, पर तुम्हें हम रैप्टा मार के वहीं से बाहर निकालेंगे, मतलब गलत चीजों को, आप लोगों को नहीं कह रही मैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को के अंदर जो सांस के साथ चला गया, बहुत माइन्यूट हेयर्स होते हैं हमारे नेजल कैविटी के अंदर, तो वो क्या करेंगे, उन्हें ट्रैप कर लेंगे एंड वो थ्रो बैक करेंगे। तो वो जो थ्रो बैक करते हैं वो रिस्पॉन्स हमारा स्नीजिंग है, ठीक है बेटा। हेयर प्रेजेंट, मैम ने ये सारा बता दिया, नोट्स आप रीड कर लेना, प्रोसेस मैम ने। अच्छा जी, अब हाँ हमारा पढ़ के आ गए, अब हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे तो हम बाकी कुछ एनिमल्स भी देख लेते हैं, थोड़े टेरेस्ट्रियल एनिमल देख लेते हैं, फिर हम थोड़े से पानी वाले भी देख लेंगे, फिर हमें प्लांट भी देखना है क्योंकि भाई वो भी तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मैम ने शुरू में बता ही दिया था कि भाई वो तो एक ही सेल है, सब कुछ उसी में, उसी से बाहर है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर देख लिया हमने, ह्यूमंस देख लिया, कुछ एनिमल्स देखते हैं, देन हम पानी वाले एनिमल्स देखेंगे, देन आपके देखेंगे प्लांट्स देखेंगे, देन गुड टू गो। अच्छा जी, कॉकरोच, मैम ने टिप्पी टिप्पी टैप व्हाट कलर यू वांट, जब ये खेल रही थी मैम तो मैम कह रही थी अच्छा जी हर किसी का खून तो लाल नहीं होता, किसी किसी का कलर अलग भी होता है। ये जो भाई साहब है ना, इनका नॉट रेड, इनका खून लाल नहीं है। अब लाल नहीं है क्या मतलब है बेटा, लाल क्यों है हमारा खून, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, एक पिगमेंट है हेमोग्लोबिन नाम की, वो पिगमेंट की वजह से बेटा हमारा जो ब्लड होता है दैट इज रेड, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो अब जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है उसका ब्लड रेड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
तो इन भाई साहब के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। अब जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो फिर ब्लड रेड होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये इनका स्ट्रक्चर है जो आप ये देखते देखते ही भागते होंगे ना घिनाते हुए। यार वैसे तो जीव जंतु है, ऐसे तो घिनाना नहीं चाहिए, पर आई नो गंदगी फैलाते हैं। तो इनके ऊपर होते हैं इस तरीके से एक ये स्ट्रक्चर होता है इनका, इन्हें हम कहते हैं स्पाइरैकल। ठीक है, स्पाइरैकल। और इनके बीच में ये ये जो जो साइड में होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे दिखते हैं, निकले निकले ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, वो होता है स्पाइरैकल। और ऊपर होती है इनकी ट्रेकियल ट्रंक। ट्रेकिया से समझ आया, जहां ट्रेकिया आ गया मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो हो रहा होगा, यानी इसी चीज के साथ अटैच इनकी ट्रेकियल ट्रंक है। और नीचे ये जो पीछे दो छोटे छोटे से पैर होते हैं ना, हम सर्कस कहते हैं, डायग्राम याद होना चाहिए। स्पाइरैकल्स, उससे अटैच इनकी ट्रेकियल ट्रंक, और पीछे सर्कस। ठीक है बेटा, सर्कस CIRSCUS वाला नहीं, CERCUS वाला। ठीक है बेटा, अब ये कैसे करते हैं, ये किस तरीके से सांस ले रहे हैं। कॉकरोच, ग्रास हॉपर, इनके जैसे जो इंसेक्ट होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं। अब इनके स्पाइरैकल्स हैं, ये स्पाइरैकल्स में ओपनिंग्स हैं। यहाँ पर क्या है, ओपनिंग, ये ओपन पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं। तो जब ओपन पोर्स हैं तो क्या होगा, इनके अंदर ऑक्सीजन, इनके अंदर ऑक्सीजन यहां से चली जाएगी। अब ट्रेकिया कैसे बेटा, देख रहे हो, हमारा नाक नोज नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल पैसेज से कहां कनेक्ट हो रहा था, नॉस्ट्रिल से हमारा ट्रेकिया, नेजल कैविटी में ट्रेकिया था। तो इनके नॉस्ट्रिल्स हो गए स्पाइरैकल्स, और उससे अटैच है इनके ट्रेकियाज। ये रही इनकी, ठीक है, ट्रेकियल ट्रंक। ट्रंक क्यों कहा हमने, क्योंकि ट्रंक की जैसे ट्री की ट्रंक होती है ना, उसकी तरह दिखती है। तो इनकी ट्रेकियल ट्रंक, यानी यहां से इनके अंदर यहां पर ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, तो कहां से ये लोग, क्वेश्चन पूछा जाए तो वेयर डू, कहां से रिस्पायर करता है कॉकरोच, अपने स्पाइरैकल से। उनके नॉस्ट्रिल, जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स ये हैं, उनके नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनकी बॉडी के साइड में स्पाइरैकल्स, और स्पाइरैकल से अटैच है एक पूरा नेटवर्क जो उनका ट्रेकियल क्या है, ट्रंक है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये सांस लेते हैं। नॉट ओनली इन कॉकरोच, अगर आपसे क्वेश्चन वाला ग्रास हॉपर भी पूछ ले, कंफ्यूज नहीं होना, यही है उसका भी सारा मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, अब ट्रेकिया पूरी बॉडी में, आपने देखा था पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक है, तो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसके थ्रू हो गया। एयर रिच इन ऑक्सीजन तो अंदर चली गई, और एयर जो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर हो गई। अब ये रहा आपका सबसे क्रूशियल पॉइंट, द ब्लड इन दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन, do not contain hemoglobin. This is why ये रेड इन कलर नहीं होता है। ठीक है बेटा, जस्ट अ सेकेंड, ये रेड इन कलर नहीं होता है। ठीक है बच्चा, अब हमने नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो हम देखेंगे अर्थवॉर्म को। अर्थवॉर्म कैसे करता है, अर्थवॉर्म और लीच, अर्थवॉर्म और लीच कैसे कर रही हैं, ये हम दोनों का। तो ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक, इनकी जो देखा है स्लाइमी से होते हैं, गिलगिलू से दिखते हैं, कितनी चिपचिपी सी स्किन होती है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है उस स्किन पे, वो जो चिपचिपा पदार्थ होता है उससे चिपका लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन through the moist and slimy skin, to the moist and slimy skin, क्योंकि एयर गैस कैन इजीली पास थ्रू moist, and ये अपनी स्किन से ही, कहां से, रेस्पायर, नहीं दिख रहा ना ये कलर, हाँ ये दिखेगा, रेस्पायर थ्रू स्किन, क्योंकि इतनी पतली स्किन है इनकी और उसके ऊपर इनका स्लाइमी सा
गिलगिला सा ऐसा लेयर है, तो ये इजीली वहां से ऑक्सीजन रिच एयर अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, इनहेल कर लेते हैं। ठीक है बच्चा? हाँ जी, फ्रॉग का देख लेते हैं। फ्रॉग पोजेस अ पेयर ऑफ लंग। ठीक है जी। कॉकरोच के पास क्या था? ट्रेकियल ट्रंक। हमारे पास लंग थी, स्पाइरेकल से वो ले रहा था। अर्थवॉर्म, ग्रास हॉपर भी वैसे ही कर रहा था। अर्थवॉर्म कैसे कर रहा था और लीच कैसे कर रही थी? स्किन के थ्रू, बाहर स्लाइमी लेयर था। फ्रॉग कैसे कर रहा है? इसके पास लंग्स है ह्यूमंस की तरह। ठीक है, और ये तो क्या एम्फीबियंस है ना, क्योंकि पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। तो जब ये वाटर में होते हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन से ये, क्योंकि वाटर में भी तो ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, मॉइस्ट और स्लिपरी यानी चिकनी, इनकी चिकनी देखते हो ना, चिकनी सी स्किन होती है। अपनी चिकनी स्किन से ये क्या लेते हैं? एयर ले लेते हैं। और जब लैंड में होते हैं तो वही नॉस्ट्रल से, नोज से लेके लंग्स, फैल गया काम। ठीक है बच्चा? अब अंडर वाटर, अच्छे से डायग्राम देखो, कितना क्यूट डायग्राम है। टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट दिस डायग्राम बच्चा, जो कितना अच्छा लग रहा है, इतनी क्यूट क्यूट चीजें। ये रहा बुलू, ये रहा बुलू, बुलू क्यूटू। ठीक है, ब्रीदिंग अंडर वाटर, तो फिश से स्टार्ट कर ले। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, है ना? तो अंदर ही ऑक्सीजन देना पड़ेगा, अगर बाहर निकालने से मैडम के साथ ये हो जाएगा, कितना ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम, इतना डिलीटीरियस किसी के साथ। कैसे करते हैं? बचपन से पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ गिल्स। गिल्स है मछली जल की रानी, द क्वीन ऑफ वाटर इज हैविंग व्हाट? शी इज हैविंग गिल्स, एंड थ्रू गिल्स फिश रेस्पायर, द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड। कहाँ बताया था मैंने, मैम ने अभी, कि वाटर में ऑक्सीजन होती है वो गिल्स के थ्रू पास हो जाती है। ठीक है बच्चा? ठीक है, वो गिल्स है क्या? एक्चुअली स्किन की प्रोजेक्शन है, यानी कि प्रोजेक्शन मतलब बाहर निकली हुई थोड़ी सी स्किन है, बाहर निकली हुई थोड़ी सी, निकली हुई थोड़ी सी स्किन है बच्चा। ठीक है बच्चा? वह तो उससे गिल्स बन गए हैं। गिल्स क्या है पता चल गया, रेस्पायर किससे करती है पता चल गया। ठीक है, तो क्या फिश कहां से ब्रीथ करती है? टेकिंग वाटर। अब वाटर में से फैक्ट्री तो लगा नहीं रखी है कि खाली वो एयर, वो पानी वो उसमें से हवा चूस ले रही है, तो कैसे करती है? क्या करती है? यहां से देखो कैसे करती है। पानी को अपने मुंह में लेती है, ठीक है, उसके बाद उसे अपने गिल्स के ऊपर वहां से भेजती है। ठीक है, वाटर कहां जाता है? माउथ में, फिर गिल में जा रहा है। क्रूशियल है बेटा, देख लेना, डायरेक्ट गिल में नहीं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद गिल्स क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट यानी निकाल ले रहे हैं। निकाल, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल ले रहे हैं। ठीक है बच्चा? और अपने ब्लड में दे देते ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ऑक्सीजन इज देन कैरीड टू ऑल द पार्ट फ्रॉम द, सबको पता है उसके बाद कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आ रही है? ठीक है, उसको क्या कर रही है? अपनी गिल्स से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को, ब्लड से वो गिल्स में आया और बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन कहाँ फाइनली पहुंचाते हैं? हमारे ह्यूमन में भी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में, तो ऑक्सीजन कहाँ से? वही सर्कुलेटरी सिस्टम ही तो इकट्ठा पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को करके लेके आ रहा है। ब्लड वापस से लंग को देता है, और लंग हमारे ट्रेकिया से होते हुए नेजल पैसेज से होते हुए नॉस्ट्रल बाहर एयर में, और एयर से प्लांट्स में। ठीक है, अब फाइनली प्लांट्स पे आ गए हैं। ठीक है बच्चा, अब ये तो आपका PS 54 नहीं, कहाँ बेटा, ऊपर चलो, हाँ सही रहो, हिलो मत। ठीक है, हाँ क्या हो रहा है? अच्छा बाय मिस्टेक ये मैंने कर दिया था।
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, सनलाइट आ रही है, यहाँ से वाटर मिनरल्स आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले ली, क्लोरोफिल है, शुगर यानी ग्लूकोज बना दिया। और अगर इसने फ्रिज में रखा होगा अपना बचा हुआ ग्लूकोज तो कैसे रखा होगा, किसके फॉर्म में रखते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स। कमेंट डाउन बिलो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रात में तो ये प्रोसेस हुआ, अच्छा जी अब दिन में तो ये प्रोसेस, रात में क्या हुआ, रात में पता है आप लोगों के लिए, आई डोंट नो इस कितना सरप्राइज होगा, ठीक उल्टा हो जाता है। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन देने की बजाय ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल, और वो एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी सरप्राइजिंग टू नो। इसीलिए कहा करते हैं हमेशा कि रात में ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सुना है ना कभी किसी से, नहीं सुना तो पूछना अपने किसी दादा दादी से, मम्मा पापा से कि ऐसा क्यों है, क्योंकि रात में वो ऑक्सीजन नहीं दे रहे बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी कर लेंगे। अगर हम उसके नीचे सो रहे हैं तो हम एब्जॉर्ब क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, हमारे चांसेस हैं बीमार होने के। ठीक है बच्चा। अच्छा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव्स आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा ये मैम सारा बताए हैं आपको। ओके, ये देख लो कहाँ से आते हैं आपके मिनरल्स और वाटर, क्या होता है आपके, ये रूट्स हैं, रूट्स के साइड में बहुत, जैसे मैम ने बताया था नॉस्ट्रल में बहुत टाइनी टाइनी हेयर है, वो ट्रैप कर लेते हैं गंदगी को एंड देन स्नीज आउट। तो इस तरीके से बहुत टाइनी हेयर्स है, इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। ये यहाँ से जो आपके हमने सॉइल में पढ़ा था कि सॉइल से ये पानी को ऐसे, जो ग्राउंड वाटर था, वाटर टेबल, ये अपने पास ऐसे लेके आते हैं, ये ऐसे रूट्स में दिया, रूट से ये ऐसे पूरे प्लांट के पास। ठीक है बच्चा, ये देखो एयर स्पेसेस भी मैंने इसलिए दिखवाए हैं यहाँ पर कि आपको सॉइल भी दिखती रहे, क्योंकि कौन सा लेयर था ये, विच लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड रॉक, कौन सा, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, बताओ मुझे कमेंट डाउन बिलो जिसने भी सॉइल देखा है। इसीलिए एयर स्पेसेस भी बीच में है। विच टाइप ऑफ सॉइल, अच्छा, और विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड टू ग्रो पल्सेस, मसूर दाल के लिए कौन सी सॉइल, कमेंट डाउन बिलो। जिसने भी सॉइल देखा होगा अच्छे से वो जरूर बता देगा। ठीक है, रूट सेल्स कहां पर है, रूट सेल्स रूट हेयर्स में, यानी कि सेल्स ऑफ रूट, क्योंकि हर चीज सेल से बन के बनी है, सेल्स ऑफ रूट्स है ना, तो रूट की सेल्स। प्लांट, ठीक है, रेस्पायर अंडर द ग्राउंड। अच्छा हाँ, ये भी तो बताना था आपको। अब ऊपर वाले ने तो रेस्पायर कर लिया, जो धरती के अंदर है भाई वो कैसे रेस्पायर कर रहा है, वो रेस्पायर कर रहा है थ्रू रूट हेयर्स। रूट हेयर्स किसके थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू। रूट सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल। अब समझ आया बेटा कि क्यों स्पेस होता है, वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा, उसमें एयर क्यों ट्रैप होती है और वाटर क्यों ट्रैप होता है। चलो वाटर ट्रैप था तो वो तो प्लांट्स ले ही रहे थे, एयर भी लिखा था ना, एयर न्यूट्रिएंट, सॉइल में पढ़ा था ना, एयर न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेते हैं। तो एयर क्यों लेते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट जो कि रूट सिस्टम है, ऊपर तो शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम कैसे ब्रीद इन कर रहा है, रूट सिस्टम ब्रीद इन कर रहा है फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड बीनीथ द ग्राउंड। बेटा प्लांट रूट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी हेयर्स, मैम बता के आई हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट, मैम ने बता दिया आपको, रीड द नोट्स। ठीक है बच्चा, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आर गिवन टू यू। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, इसीलिए लास्ट में मैंने क्विज नहीं रखी है। और बेटा क्योंकि मुझे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। आई नो मैंने बीच में न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के भी आपसे क्वेश्चन पूछे, एनिमल्स के भी, सॉइल के भी, वेदर क्लाइमेट एडाप्टेशन के भी, क्योंकि हम सारे चैप्टर कवर करके आ रहे हैं, एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। कमेंट डाउन बिलो ऑल योर डाउट्स, बीट फ्रॉम एनी चैप्टर जो हमने पहले पढ़ा है या इस चैप्टर से, एंड ऑल द आंसर्स प्लीज, एंड टिपी टिपी टैप तो हमें बताना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। पूरा लेक्चर मैम ने अच्छे से खत्म करा दिया है। और सुनो, जैसे मैम बताती हैं, बीच में से कुछ भी निकाल के नहीं पढ़ने ना, जिस ऑर्डर में पढ़ाया जाता है उसी ऑर्डर में पढ़ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़िए, आज कहानी की तरह हो गया ना सब कुछ। पहले हमने ब्रीदिंग का देखा,
पहले लाइफ प्रोसेस देखे, फिर उसमें से हमने ब्रीदिंग 2 तरीके की हो रही थी, ब्रीदिंग भी देख ली, सेल को क्यों चाहिए, खाने को कैसे तोड़ रही थी, ह्यूमन बीइंग्स में भी देख लिया। फिर हमने कहाँ देखा, कुछ एनिमल्स को देख लिया, क्योंकि वो उसमें कॉकरोच को देख लिया हमने, ग्रास हॉपर को देख लिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने अर्थवॉर्म्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स को भी देख लिया, अर्थवॉर्म्स, लीचेस को भी देख लिया, ठीक है जी। फिर हमने जाके पानी वाले फिशेस को भी देख लिया, हमने वहाँ पे फ्रॉक्स को भी देख के आए थे क्योंकि उनके पास भी लंग्स थी। फिर हमने प्लांट्स को भी देख लिया, हमने सारे, क्योंकि हमने चैप्टर का नाम क्या था, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, तो हमें सारे ऑर्गेनिजम्स का भी देखना था। हाँ, यूनिसेलुलर का भी देख लिया था, ठीक है जी बेटा। और उसके अलावा हमने स्मोकिंग का भी देख लिया, ठीक है बच्चा। तो ये आपकी सारी समरी थी। और अपने आप, और हाँ, कीवर्ड्स आपकी बुक में नीचे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आपका होमवर्क है वो सारे कीवर्ड्स देखेंगे, आपको सबका मतलब समझ आया हुआ होगा अगर आपने ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा, ठीक है। और उनके मतलब आगे लिखेंगे आप पेंसिल से उस बुक के अंदर, या फिर अपने बुक जहां पर भी आप कॉपी में लिखना चाहें। एंड अगर किसी कीवर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।